नमस्कार। आज हम द्विवेदी काल के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु काल के बाद का समय द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। पहले इसके नामकरण के बारे में देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और उन्होंने सरस्वती के संपादन को बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। खड़ी बोली के परिष्कार और सुधार को एक नई दिशा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी। इस प्रकार साहित्य सेवा का बहुत बड़ा काम महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य सेवा का यही प्रतिफल है कि यह काल उनके नाम से जाना जाता है। द्विवेदी काल का समय है 1900 से 1928 में। इस काल की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है वर्णन प्रधान काव्य, इतिवृत्तात्मक काव्य भी इसे कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस काल में बहुत सारे विषयों के बारे में चिंतन किया गया है। समाज में जो विषय जितने हो सकते हैं, जिन पर सोचा विचारा जा सकता है, उन पर तथा उपदेश नीति से संबंधित विषयों पर कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है। इसलिए जितना कहा जा सकता है कवियों और लेखकों ने कहा है। इस विशेषता को इतिवृत्तात्मक या वर्णन प्रधान काव्य कहा जाता है। नैतिकता, मर्यादा, उपदेशों की भरमार, इस प्रकार ये इस काल की एक प्रमुख विशेषता बनकर उभरी है। दूसरी विशेषता है नैतिकता और उपदेशात्मकता। ये पहली विशेषता के साथ ही जुड़ी हुई है कि नैतिकता, उपदेशात्मकता जो समाज को कवियों ने देनी चाहिए, उसी के कारण इतिवृत्तात्मक काव्य उनका हो गया है। ये एक आदर्शवादी काव्य है, द्विवेदी युग का काव्य, और आदर्शवाद की स्थापना को लेकर चला ये काव्य ही इतिवृत्तात्मक काव्य का रूप हो गया है। ये कवि कहते हैं कि ये काव्य केवल मनोरंजन का काव्य नहीं होना चाहिए, ये काव्य किसी आदर्श की स्थापना के लक्ष्य को लेकर चला जाना चाहिए। ये मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, ऐसा कवि मानते हैं। तीसरी विशेषता है स्वोद्देश्य प्रधान कविता। ये भी विशेषता इससे जुड़ी है कि कविता का या काव्य का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। ये आदर्श को लेकर कविता के लिए चलते हैं। नीति और आदर्श की स्थापना करना इनका उद्देश्य। वे कहते हैं कविता में कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज इन समस्याओं को सभी, ये समस्याएं सभी, इस प्रकार समस्याओं पर विचार करना, इस उद्देश्य को बात करना इस कविता का उद्देश्य, लक्ष्य। अगली विशेषता है राष्ट्रीय चेतना और अतीत के गौरव और पुरातन संस्कृति, अपनी संस्कृति के बारे में चित्रण करना इस कविता का लक्ष्य। हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन और महान रही है, उसका इस काव्य में पर्याप्त चित्रण मिलता है। इस द्विवेदी काव्य में मातृभूमि के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में पर्याप्त चित्रण मिलता है और उस गौरव के बारे में लिखते हुए कवि कहते हैं कि खंड खंड साम्राज्य न होता, नहीं विभाजित होता देश, इस अखंड भारत पर करता मेरा शासक गुप्त नरेश। ऐसा उन लोगों ने कविता के बारे में लिखा। समाज सुधार की भावना और सामाजिक सुधारों के बारे में ये कविता में कवि लिखते हैं कि समाज जब तक सुधरता नहीं है, कविता का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो मैथिली शरण गुप्त के राम कहते हैं कि मैं संदेश यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।
प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण इस कविता में मिलता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस प्रकार प्रकृति का जो आलंबन रूप है वो इस कविता में ठीक से मिलता है। बौद्धिकता की प्रधानता, ये कविता केवल आनंद या मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई है, इसमें बुद्धि तत्व भी बहुत अधिक प्रभावी रहा है। राष्ट्रीयता, समाज सुधार, दार्शनिकता आदि चिंतन इसमें मिलते हैं। नारी के प्रति सुधार और सुधार की दृष्टि इसमें मिलती है। इस समय जो उपेक्षित नारियां थी, जिन नारियों पर समाज की दृष्टि नहीं गई थी, राम पर दृष्टि गई पर सीता पे नहीं गई, लक्ष्मण पर दृष्टि गई पर उर्मिला पे नहीं गई, बुद्ध पर दृष्टि गई पर यशोधरा पे नहीं गई, कार्ल मार्क्स पे गई पर जैनी पर नहीं गई। ऐसी नारियां जिनका योगदान महापुरुषों से कहीं कम न था, उनको काव्य का मुख्य विषय बनाया गया, उन पर काव्य लिखा गया, उनके महत्व को रेखांकित किया गया। ऐसा काव्य इस काल में लिखा। गुप्त जी ने इन सब पर काव्य लिखा है। यशोधरा के मनस्ताप को लिखते हुए वो पंक्तियाँ लिखते हैं कि सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, तो कहे क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। इस प्रकार सभी प्रकार के जो यशोधरा की बात है या कैकई की बात है या उर्मिला का वियोग है, उनको ठीक से उन्होंने अपनी लेखनी से वाणी दी है। इस प्रकार ये काव्य जो है अपनी भाव पक्ष की विशेषताओं के साथ शिल्प पक्ष में मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में लिखा गया है। यहाँ पर भाषा जो है वो खड़ी बोली आ गई है, कई प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है और छंद भी विशिष्ट रूप से बहुत सारे मिल जाते हैं। इस काल में बहुत सारे कवियों ने अपनी योग्यता दिखाई है। इस प्रकार ये जो कवि है, ये जो काल है, कविता का काल है, बहुत विशिष्ट काल है। यहाँ से आधुनिक काल एक तरह से अंगड़ाई लेता हुआ विशिष्ट दिशा में जाता हुआ